नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वाणी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स। हेल्थ टॉक्स जो IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4 द्वारा आपके समक्ष लाया जाता है। तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। और इस नए साल में हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी सीरीज़ की। इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता, तो इस पे हम बात करेंगे। और आज हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सीनियर गेस्ट हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय दें। और मैडम हमारे साथ पहले भी आ चुकी हैं मेनोपॉज की सीरीज़ में। मैडम, आप अपना परिचय दें श्रोताओं को। सबसे पहले तो मैं हिंट रेडियो को और IMO को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा है। मैं पिछले 25-30 साल से गाज़ियाबाद में गणेश टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर चला रही हूँ और इनफर्टिलिटी में ही पिछले 25 से 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जी, तो दोस्तों हम देखते हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चों का ना होना ना केवल आपको इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनली ड्रेन करता है, ये आपको सोसाइटी में सोशली और इकोनॉमिकली भी ड्रेन करता है। और आज हमारे को मैम इस बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में हेल्थ टॉक्स और आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। हम सीरीज़ कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पर और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। मैम, ये बताइए श्रोताओं को, आखिर ये इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है? इनफर्टिलिटी का मतलब है बांझपन, हिंदी में उसको ऐसा कुछ कहते हैं, निसंतानता जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी कपल को, हस्बैंड वाइफ को शादी के बाद कम से कम 1 से 1.5 साल तक बच्चा नहीं होता है, जबकि वो एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं जी, तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जी। और 1 से 1.5 साल तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए कंसीव करने के लिए। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। मैम, आपने बताया रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा उस पर थोड़ा रोशनी डालें कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी? एक नॉर्मल कपल हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्सुअल एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से शादी के तुरंत बाद और जब शादी होती है उस समय हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। जी। तो हफ्ते में 2 या 3 बार रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि पीरियड के 8 दिन के बाद जी और अगला पीरियड आने से 8 दिन पहले जो बीच के 8 से 10 दिन का समय होता है, उस दौरान अगर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है तो कंसीव करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि इनफर्टिलिटी कितने कपल्स को अफेक्ट करती है इंडिया में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं और हेल्थ टॉक्स में आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी और हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं। मैडम, श्रोताओं को ये बताइए कि जो इंडिया में है इनफर्टिलिटी का क्या लोड है, कितने कपल ग्रसित होते हैं और कितने लोगों को ये परेशानी देखी जाती है? अब धीरे धीरे, पहले इनफर्टिलिटी का या निसंतानता का लोड ज़्यादा नहीं था, अब से 10 साल पहले। जी। लेकिन अब ये लोड बढ़ता जा रहा है। जी। और अब करीब करीब 16 से 18% तक कपल ऐसे पाए जाते हैं जिनको शादी के 1 से 1.5 साल तक बच्चा नहीं होता है। जी। जी। और अगर हम WHO के हिसाब से डाटा एनालिसिस करें तो ग्लोबली करीब करीब 48 से 50 मिलियन कपल हैं जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। जी। जी। तो ये बहुत बड़ी संख्या है कि यानी कि हर 15 कपल में से आपके पास एक कपल आता है जो कि इनफर्टाइल होता है। यस। तो दिस इज़ अ पॉइंट कि हमें इसे एक्नॉलेज करना चाहिए और लोगों को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। स्पेशली जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि जो मैरिजेस हो रही हैं वो थोड़ा सा
बड़ी एज में हो रही है, तो उनको और जल्दी जाना चाहिए क्यों? क्या कहते हैं अर्चना मैम आप? एक्चुअली लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव एज होता है जी, वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 20 साल से शुरू होता है। 14-15 साल प्यूबर्टी एज है, तब उसको महीना शुरू होता है। जी, शुरू में 1-2 साल अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। जी, तो 18-19 साल से लेकर के 30 साल तक का समय होता है उनके पास में, जी, जिस दौरान वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। करेक्ट, तो अगर बड़ी एज में शादियां होंगी तो बच्चा होने में परेशानी होगी। जी, इसके अलावा लड़कों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आजकल लड़के भी थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, Correct. लेट एज में शादी करते हैं। जी, और ये भी देखा गया है कि हिंदुस्तान में जो ओवेरियन रिजर्व है वो 35 साल के बाद इतना कम हो जाता है कि औरतों के अंडेदानी में अंडे बनने बंद हो जाते हैं। जी, तो इसलिए उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। जी। तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे शो पे, जो कि आपका भी शो है हेल्थ टॉक्स, ओनली एंड ओनली ऑन हिंट रेडियो 90.4। और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी सीरीज में। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर, और हम बात कर रहे हैं आज इनफर्टिलिटी पर, यानी कि निसंतानता पर। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम, जो कि अब हमें बताएंगी कि मैम आप ये बताइए कि इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एक पुरुष में और एक नारी में। निसंतानता का मतलब है कि शादी के 1.5 साल बाद तक भी बच्चा ना होना। जी, और हमें इसके लिए बहुत ध्यान से 1.5 साल के बाद डॉक्टर को ज़रूर देखना चाहिए, उनके पास जा कर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, लड़कों में भी काफ़ी कमियां होती हैं आजकल, जैसे कि उनको कई बार सेक्स करने में परेशानी होती है, जी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जी, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। जी, इसके अलावा कई बारी उनकी सीमेन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जी, कई बारी वो कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से सीमेन क्वालिटी में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि हमारे शरीर में आदमियों के जो टेस्टिस हैं वो शरीर से बाहर बनाए गए हैं। जी, इसका कारण ये है कि जो शारीरिक टेम्परेचर है उनसे टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और स्पर्म क्वालिटी कम टेम्परेचर पे ज़्यादा बेटर रहती है। जी, तो कई बारी एक बीमारी होती है जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, करेक्ट, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है जिसमें कि टेस्टिस के चारों तरफ की जो नसें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा फूली हुई होती हैं, तो ब्लड सप्लाई वहाँ ज़्यादा जाती है जिसकी वजह से वो एरिया गर्म होता है और स्पर्म क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ती है। जी, इन्फेक्शन आजकल काफ़ी कॉमन है, जी, हवा में इन्फेक्शन है, करेक्ट, ट्यूबरकुलोसिस है, और भी बहुत से इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से आदमियों में इस तरह की कमियां पाई जाती हैं। जी, जी। तो दोस्तों आपने सुना कि हमारे मेल फैक्टर यानी कि जो पुरुष जो हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि एक कपल के अंदर इनफर्टिलिटी का कॉज होती हैं। आगे जानेंगे मैडम से कि फीमेल काउंटर पार्ट यानी कि फीमेल्स में यानी कि स्त्रियों में और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। तो आप सुन रहे हैं ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर वानी और आप आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। सुनते रहिएगा हमारा ये शो हेल्थ टॉक्स। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हमारी एक्सपर्ट आज हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम, जो कि हमें बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हैं और आगे अभी और भी जानकारी बाकी है दोस्तों। तो मैडम हम बात कर रहे थे मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर के बारे में। तो आपने बताया कि पुरुषों में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जो कि हम आगे सीरीज़ में, इसकी पूरी एक सीरीज़ है तो आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। तो मैम फीमेल के जो कॉजेज़ होते हैं, जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एक स्त्री में जो कि एक इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। लड़कियों में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है पीसीओडी। जी, लड़कियों के अंदर अंडे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। जी,
ऐसे ही ऐसा देखा गया है कि आजकल थायराइड डिसऑर्डर्स भी काफ़ी लड़कियों को होते हैं। तो जिनका थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, टीएसएच लेवल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है क्योंकि उनकी एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसी तरह पीसीओडी में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लड़कियां कई बारी जो हम लोग ये जंक फूड वगैरह खाते हैं उनसे वेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो हार्मोन्स हमारे फैट में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते। इसके अलावा इन्फेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से नले बंद होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या फिर एक और बड़ी प्रेवलेंट बीमारी है, उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। हर लड़की को जब महीना आता है तो थोड़ा बहुत ब्लड बैक फ्लो मारता है जो बच्चेदानी के पीछे जाता है, और वो ब्लड नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ लड़कियों में वो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो वहाँ पर फल्गरेट करके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एडिशंस बनते हैं और प्रेगनेंसी कई बार नहीं हो पाती। और ये एंडोमेट्रियोसिस कई बार अंडेदानी के चारों तरफ भी डेवलप होती है, जिसकी वजह से अंडों की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह प्रेगनेंसी कई बार नहीं हो पाती है। जी, क्या मैम महिलाओं में क्या कोई बच्चेदानी में भी कोई डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं क्या, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं वो? देखिए, कुछ तो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, जिनके अंदर यूट्रस की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो कभी टेढ़ा होता है, दो होते हैं, बीच में सेप्टम होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ कई बारी बच्चेदानी के अंदर छोटी छोटी रसोलियाँ होती हैं, जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। पहले रसोली हम बड़ी एज में ज़्यादा देखते थे, लेकिन अब आजकल यंग लड़कियों में भी कई बार पाई जाती हैं। और अगर उनका साइज़ छोटा होता है तो उनको टाइमली ट्रीट करके प्रेगनेंसी करा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस को भी कई बार इफेक्ट पड़ती है, वो रसोली के दाने यूट्रस में फैले होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कई बार नहीं होती है। जी, तो देखा आपने दोस्तों कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स के बारे में। आगे जानकारी लेंगे कि ये इनफर्टिलिटी के रेट को इंडिया में हम कैसे कम कर सकते हैं, लोगों के अंदर कैसे इसका रेट का जो दर है उसको नीचे लाया जा सकता है, क्या क्या हम अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस करें। तो बने रहिएगा हमारे साथ हेल्थ टॉक्स पे। हमारी एक्सपर्ट आज हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम, जो कि हमें आगे जानकारी देंगे इस बारे में। मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं आपके अपने शो में हेल्थ टॉक्स, और आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। दोस्तों, हम इनफर्टिलिटी पे पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखें। हम एक एक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेनेटरी रूप में लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम के साथ। तो अर्चना मैम, आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन श्रोता जानना चाहेंगे कि आपने इनफर्टिलिटी के बारे में इतना सारा कुछ बताया, तो क्या कोई ऐसा रीज़न भी है कि जिसमें कोई रीज़न ही नहीं होता है, यानी कि इनफर्टिलिटी जिसमें कोई रीज़न ही नहीं पाया जाता है, यानी कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी? बिल्कुल, ऐसे भी करीब करीब अगर हम इनफर्टिलिटी की कैलकुलेशन लगाएं तो 40% तक मरीज़ों में वाइफ में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। 40% तक लड़कों में कमियां होती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। करीब 10% मरीज़ वो होते हैं या क्लाइंट्स वो होते हैं जिनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम हस्बैंड में होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाइफ में होती है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन कुछ रीजंस, कुछ बार ऐसा भी होता है करीब 10 से 15% पेशेंट्स में, जिनमें ना तो हस्बैंड में कोई कमी होती है ना वाइफ में कोई कमी होती है। अगर अलग अलग हम उनको इन्वेस्टिगेट करें तो उनमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी, तो उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में कई बारी थोड़ा बहुत सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के साथ बहुत फ़ायदा मिल जाता है, जैसे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, इसको ही इम्प्रूव कर लिया जाए, या छोटी मोटी कमियां अगर मोटा मोटी कुछ दिखाई पड़ रही तो उन्हें कवर कर लिया जाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। कई बारी मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करते हैं, बड़ा स्ट्रेस होता है, हस्बैंड वाइफ प्रॉपरली आपस में मिल नहीं पाते हैं। इस फैमिली अगर के जो फैक्टर्स हैं इनको ही हम इम्प्रूव कर लें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और आजकल मैम प्रोफेशनली लोग इतने ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो गए हैं कि लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक कैलकाटा में रह रहा है तो एक दिल्ली में रह रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, एंड देन दे आर कमिंग फॉर द इनफर्टिलिटी, राइट।
तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे जानेंगे मैडम से कि क्या क्या हमें करना चाहिए जो ये इनफर्टिलिटी रेट को कम करेगा, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उन ट्रीटमेंट्स की। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम से। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके साथ आपके ही शो में हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पर। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम, जो कि हमें निरंतर जानकारी देती जा रही हैं और आप लोग सुनते जा रहे हैं और बहुत सारा ज्ञान लेते जा रहे हैं। तो अब हम पूछते हैं मैडम से कि मैडम ये इनफर्टिलिटी आपने बताया, आपने पूरे परसेंटेजेस भी बता दिए, और बहुत सारे लोग आई थिंक 15 में से एक कपल आपके पास आते हैं ऐसे जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं। तो आप हमें अब इसका निवारण बताइए कि इससे बचना कैसे, इनफर्टिलिटी से एक बंदा कैसे उसका बचाव कर सके, या बंदी भी। देखिए डॉक्टर वानी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल लोग बाग बड़े करियर ओरिएंटेड हैं जी। अब प्रोफेशनली बहुत एक्टिव होना चाहते हैं और बहुत समय तक वो अपने जॉब में अपने करियर के लिए बहुत जिम्मेदारी समझते हैं, और इसकी वजह से वो लोग शादियां नहीं करते हैं जी। तो आजकल लड़कियां भी कई बार 28-28 साल तक शादी नहीं करती। करेक्ट। तो हमारी उम्र इनफर्टिलिटी को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर लड़कियों की शादी 24 साल की उम्र में हो जाती है तो उस समय प्रेगनेंसी होना बहुत आसान होता है, उनके अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लड़कों का भी सीमेन 28-29 साल में बेस्ट होता है। तो ये आइडियल मैरिज का टाइम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पुअर ओवेरियन रिजर्व होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो आजकल जोमेटो का ज़माना है, तो खाना अक्सर हम बाहर से मंगा रहे होते हैं, अक्सर हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, इस टाइप की चीज़ें, चीज़ एक्चुअली बहुत ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में फ़ैट को इंक्रीज़ करती हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर प्राणायाम, इन सब चीज़ों से इनफर्टिलिटी में बहुत फ़ायदा मिलता है। और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि स्ट्रेस कम होता है जी। जो ब्रेन में स्ट्रेस होता है, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त अपने लिए योगा के लिए निकालते हैं, प्राणायाम के लिए निकालते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है जी। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जनरल चीज़ें हैं जिससे हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं जी। तो सुना दोस्तों आपने, ज़ोमैटो स्विगी का ज़माना है और खाना बाहर से ही खाना है, तो आज ये बंद करें। अर्चना मैम ने आपको बताया है। मैम मैं ये और पूछना चाहूँगी, श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हमें कोई एडिक्शंस बंद करने पर भी फ़ायदा होता है क्या, जो आजकल? डेफिनेटली जी। अभी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इससे लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब है सेक्स ना करने की, मतलब करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप किसी तरह से स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, किसी तरीके से ये जो ड्रिंक्स का सिस्टम है ये बंद हो जाए। शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो 1 पैग हफ्ते में, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। डेली 1-2 पैग। और अब समय के साथ लड़कियां भी इन चीज़ों को काफ़ी एंजॉय करने लगी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी। बहुत आपने बहुत अच्छी चीज़ पर मैम रोशनी डाली है। तो आई थिंक लोग सुन रहे होंगे और इस पर अमल करेंगे और ये सब एडिक्शंस छोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बातें नहीं हैं। क्या मैम नींद का कुछ रोल है इनफर्टिलिटी से? नींद का कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, नींद का पूरा कनेक्शन है। नींद का, अगर रात में नींद पूरी नहीं होती है, आजकल कई बार लड़कियां जो कॉल्स यूएस वगैरह की कॉल्स ले रही होती हैं, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। तो रात में कई बार वो काम कर रही होती हैं, कई बार कॉल सेंटर्स की जॉब्स होती हैं जिनमें रात में काम कर रही होती हैं। तो रात में काम करने की बजाय अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करें तो वो हमारे लिए हमेशा बेटर होगा। और जल्दी भी होता है काम में। हाँ, जल्दी भी होता है। कम से कम 2 घंटे 1 घंटे दिन में रेस्ट और 8 घंटे रात की नींद बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। इसका हमारे ब्रेन में जो इमोशनल चीज़ें हैं उसको हाइपोथैलेमस इम्प्रूव करता है और वहाँ से उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ओवरीज पे, यूट्रस पे पड़ता है। तो अगर हमारी नींद सही है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सही है, सुबह हम जल्दी उठ के रात को टाइम से सो रहे हैं,
तो इससे इनफर्टिलिटी। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर रात को हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में सो रहे हैं और टाइम पर सो रहे हैं तो उन्हें रिलेशन बनाने का भी वक्त मिलेगा। बिल्कुल सही मैम। तो ये चीज़ें इनफर्टिलिटी को कम करेंगी। जी जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और उसमें भी इनफर्टिलिटी सीरीज़। ये गिफ्ट है आपको हिंट रेडियो 90.4 और IMA से ऑन दिस न्यू ईयर ईव। आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी और कॉम्प्लिकेशंस पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हमारे साथ हमारी गेस्ट और हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम, जो कि एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। आज हमें बताएंगी मैम इनफर्टिलिटी का आप किस तरीके से एक ब्रॉड बता दीजिए, मतलब किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। हमारे पास नॉर्मली, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, कि इनफर्टिलिटी को हम तब डायग्नोज करते हैं जब कम से कम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का उनका हिस्ट्री 1 से 1.5 साल का हो। जी जी। तो 1.5 साल के बाद अगर पेशेंट हमारे पास आती हैं तो पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। करेक्ट। खाली वाइफ अपनी मम्मी के साथ आ जाए या खाली लड़का अपने पेपर्स लेके आ जाए तो बात नहीं बनेगी जी। कपल को आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब वो हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले एक हम अल्ट्रासाउंड लड़कियों का एडवाइस करते हैं जी। ताकि उसमें मोटा मोटी अगर यूट्रस में कोई कमी है, ओवरी में कोई कमी है तो वो पता चल जाए। और लड़कों का जो सबसे बेसिक टेस्ट होता है वो सीमेन एग्जामिनेशन होता है। जी। तो ये दोनों टेस्ट सबसे पहले कराए जाते हैं। जी। इनको कराने के बाद में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ हार्मोन टेस्ट या ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जी। तो उससे ये पता चलता है अगर कोई थायराइड बढ़ा हुआ है या अगर कोई PCOD की प्रॉब्लम है, अंडों में कोई प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड से यूट्रस के अंदर कोई कमी है तो वो सब पता चल जाएगा। जी। ये टेस्ट कराने के बाद में अगर कोई कमी समझ में नहीं आती है तो एक HSG टेस्ट होता है जिसमें हम नलों को चेक करते हैं लड़कियों की। जी। लेकिन चूंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है इसलिए सबसे पहले लड़कों का सीमेन टेस्ट ज़रूरी है, उनका कल्चर ज़रूरी है, उनके भी टेस्ट साथ में होने चाहिए। जी। हमारे समाज में ये बड़ी एक गलत बात है कि लोग बाग लड़कियों को निसंतानता का जिम्मेदार ठहराते हैं। बिल्कुल सही। तो अक्सर जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मदर इन लॉ के साथ डॉटर इन लॉ आएगी और वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। और जबकि आपने बताया कि 40% है, हाँ, दोनों का इक्वल ही जो है कंट्रीब्यूशन है इनफर्टिलिटी में। और उनके इन्वेजिव टेस्ट भी हो जाएंगे लेकिन हस्बैंड अपना सीमेन नहीं कराएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो दोस्तों और जो दोस्त हमारे जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और मेरे को लगता है कि प्रेगनेंसी जो होती है, वी आर प्रेग्नेंट, यानी कि बोथ ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक पुरुष और एक स्त्री दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो आप दोनों ही टेस्ट कराएं, जैसे मैडम ने बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों को बताया। और आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। आगे और जानकारी लेंगे मैडम से कि इन ट्रीटमेंट, जब हम जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अमूमन तौर पर मिलती है और सारी ही जो है इनका इलाज बहुत आराम से हो जाता है। दोस्तों मैडम से जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पर, इनफर्टिलिटी सीरीज़ में। मैडम हम आपसे बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में, तो क्या क्या अमूमन तौर पर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आप ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का करते हैं, तो उनकी क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं अमूमन तौर पर? सबसे पहले तो हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उसके हिसाब से साइंटिफिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई देंगे। अगर लड़कियों में कोई ट्यूब में प्रॉब्लम है या कोई ट्यूबरक्लोसिस या कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। जी। लेकिन अगर उन्हें PCOD की प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट देंगे। उस ट्रीटमेंट में इसके बाद में ज़रूरत पड़ती है तो अंडा बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको ओवुलेशन ड्रग्स कहते हैं।
लड़कों के साथ भी यही है कि जो भी उनको प्रॉब्लम है, अगर सीमेन एनालिसिस में कुछ इश्यूज होते हैं तो फर्दर हार्मोनल टेस्ट करा के एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद एक प्रोसीजर IUI का होता है, तो उससे प्रेगनेंसी हो जाती है जी। ज़्यादातर जो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स होती हैं उनसे अंडेदानी में एक से ज़्यादा अंडे बनते हैं। करेक्ट। तो अगर एक से ज़्यादा अंडे बनते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी का थोड़ा सा रिस्क ऐसे केसेस में रहता है। जी जी। और मैम एक चीज़ हाइपर स्टिमुलेशन यूजुअली हाँ, वो भी होती है, लेकिन वो ज़्यादातर IVF के केसेस में होती है जी। जहाँ कई साल तक इलाज कराने के बाद अगर नॉर्मल ओवुलेशन ड्रग्स और IUI से प्रेगनेंसी नहीं होती है जी। या किसी के ट्यूब्स बंद होते हैं तो उसमें फिर हम IVF के लिए जाते हैं। जी। तो जो उसमें हैवी इंजेक्शंस लगते हैं उनसे कई बार अंडेदानी में बहुत सारे अंडे बनते हैं जी। और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज होते हैं, पेट में कभी कभी पानी भरने का डर रहता है। जी। लेकिन आजकल ये OHSS कहते हैं इसको, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, लेकिन आजकल ये ऑलमोस्ट नील हो गया है राइट। क्योंकि एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा आ गई हैं, इतने रिसर्चेज आ गए हैं कि इसके लिए पहले से ही हम लोग ट्रीटमेंट प्रिकॉशनरी लेके चलते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती है। जी जी। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी जानकारी ली इनफर्टिलिटी पर, और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स, और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं और आज हमने बात की एक ओवरव्यू ऑफ इनफर्टिलिटी पर डॉक्टर अर्चना शर्मा मैम के साथ। अर्चना मैम, आपका श्रोताओं के लिए क्या मैसेज रहेगा इनफर्टिलिटी पर? मेरा तो एकमात्र मैसेज ये है, इनफर्टिलिटी अगर हम चाहते हैं कि इसका इंसिडेंस रिड्यूस हो जाए जी। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लेट मैरिजेस को अवॉइड करें। जी। लड़कियों का करियर शादी के बाद भी बन जाता है। करेक्ट। तो इसलिए अगर वो प्रॉपर उम्र में उनकी शादियां होती हैं और उसके बाद वो प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रखते हैं और एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं जिसमें नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स और उसके साथ रात की नींद प्रॉपर लेना, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना, जी। अगर ये 5-6 बातों का हम ध्यान रखें समाज में सभी लोग, जी। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस को हम बहुत कम कर सकते हैं। जी जी। और डाइट और एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज तो करनी ही है। जी। तो इस तरह दोस्तों, हम इनफर्टिलिटी का मिलकर, हम और आप, डॉक्टर्स और जनता दोनों मिलकर इनफर्टिलिटी को दूर भगा सकते हैं और कम से कम केसेस फिर देखे जाएंगे इनफर्टिलिटी के। थैंक यू अर्चना शर्मा मैम, आप आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इनफर्टिलिटी सीरीज़ में बहुत मज़ा आएगा सुनने में और बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू हिंट रेडियो 90.4, थैंक यू शिवांग फॉर रिकॉर्डिंग, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू गॉड। फिर मिलते हैं और जय हिंद, जय भारत।